हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक से कहानी विधा के प्रश्नों को देखेंगे। हमने हिंदी कहानी का विकास इस सेक्शन को प्रारंभ किया था और इस सेक्शन से हमने भारत का प्राचीन कथा साहित्य, लोक कथाएँ, पाश्चात्य प्रभाव, प्रारंभिक हिंदी कहानियाँ, प्रेमचंद युग, प्रेमचंद दत्तोर कहानी, समकालीन रचनाकार, इस सेक्शन से संबंधित प्रश्नों को हम देख रहे थे। और पिछले जितने भी उपशीर्षक हैं इन सभी उपशीर्षकों को हमने कंप्लीट कर लिया था, यानी इनसे संबंधित प्रश्नों को हमने देख लिया था। समकालीन रचनाकार में भी हमने शेखर जोशी तक के प्रश्नों को देख लिया था। आज के इस वीडियो में हम हिमांशु जोशी से प्रारंभ करने वाले हैं और इसके बाद अगर हम देखें तो हिमांशु जोशी से कई रचनाकार ऐसे हैं जो अभी भी समकालीन रचनाकार में होने को बाकी हैं। ठीक है, उसके बाद महिला रचनाकार हैं और उसके बाद ही हमारा ये सेक्शन कंप्लीट होगा, तब जाकर हम नाटक विधा की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम देख रहे हैं हिमांशु जोशी से संबंधित प्रश्नों को। बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर। तो आज का टॉपिक स्टार्ट होता है हिमांशु जोशी से। हिमांशु जोशी का समय है 1935 से 2018। पहला प्रश्न है इनसे संबंधित, हिमांशु जोशी को विवेकी राय ने किस रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शन में है उल्लास का कथाकार, ऑप्शन बी है पीड़ा का कथाकार, केवल ग्रामीण कथाकार या दार्शनिक कथाकार। सही उत्तर क्या होगा? विवेकी राय ने हिमांशु जोशी को किस रूप में परिभाषित किया है? पीड़ा का कथाकार। ठीक है, तो विवेकी राय के अनुसार हिमांशु जोशी क्या है? पीड़ा के कथाकार हैं। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। संबंधित तथ्य में हिमांशु जोशी का कथाफलक व्यापक है। उन्होंने पर्वतांचल के ग्रामीण जीवन, समकालीन मध्यवर्गीय पारिवारिक जीवन और महानगरीय जीवन तीनों की स्थितियों और विसंगतियों का चित्रण किया है। आपके संबंध में विवेकी राय ने ठीक ही लिखा है। तो विवेकी राय का यह जो कथन है यह आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्या लिखा है विवेकी राय ने? हिमांशु जोशी पीड़ा का कथाकार है। यह पीड़ा गांव में है, कस्बे में है, नगर और महानगर में है। पीड़ा वास्तव में मनुष्य चिन्ह है। जोशी जी ने इसी पीड़ा को विविध जीवन संदर्भों में व्यक्त किया है। आप किसी विचारधारा से प्रतिबद्ध नहीं है। यह सारा चित्रण मानवीय सहानुभूति की सहज अभिव्यक्ति के रूप में हुआ है। तो विवेकी राय का यह कथन हिमांशु जोशी की कहानियों के संदर्भ में है या उनकी विशेषता के संदर्भ में है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हिमांशु जोशी का कहानी संग्रह रथचक्र किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा 1975। तो रथचक्र आपको पहले जानना है कि यह किसका कहानी संग्रह है? हिमांशु जोशी का कहानी संग्रह। प्रकाशन वर्ष क्या है? 1975। इनके कुल 5 कहानी संग्रह हैं। कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। अंततः 1965 प्रकाशन वर्ष है। रथचक्र 1975 प्रकाशन वर्ष है। मनुष्य चिन्ह 1976 प्रकाशन वर्ष है। जलते हुए डैने 1980 प्रकाशन वर्ष है। सागर तट के शहर 2005 प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, मनुष्य चिन्ह यहाँ पर भी आया था। पीड़ा वास्तव में मनुष्य चिन्ह है। ठीक है, तो ये जो 5 कहानी संग्रह हैं किनके हैं? हिमांशु जोशी के हैं। प्रकाशन वर्ष के साथ आप इन्हें याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हिमांशु जोशी की किस कहानी में महानगरीय बोध और आधुनिकता का उभार स्पष्ट रूप में दिखाई देता है? अगला ऑप्शन है इसमें मनुष्य चिन्ह, एक समुद्र भी, अंततः जलते हुए डैने। सही उत्तर क्या होगा? एक समुद्र भी, यानी महानगरीय बोध और आधुनिकता का उभार हिमांशु जोशी की किस कहानी में दिखाई देता है? एक समुद्र भी में। ठीक है, तथ्य है आपके परवर्ती कहानी संग्रहों में आधुनिकता बोध की प्रवृत्ति उभरती हुई लक्षित होती है। रथचक्र संग्रह में ही एक समुद्र भी। तो अगर प्रश्न पूछा जाए एक समुद्र भी कहानी किनकी है, तो हिमांशु जोशी की है। यह कहानी कौन से किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो उत्तर क्या होगा? रथचक्र। और रथचक्र जो कहानी संग्रह है यह भी हिमांशु जोशी का ही है। ठीक है, तो कहानी संग्रह आप याद रखेंगे रथचक्र, और कहानी कौन सी है? एक समुद्र भी। जैसी कहानियों में महानगरीय बोध और आधुनिकता का उभार दिखाई देता है, इसका कथानायक हारा, थका, उबा और उकताया हुआ चित्रित किया गया है। जलते हुए डैनिंग, यह भी कहानी संग्रह है इनका। संग्रह की कहानियों में व्यवस्था में पिसते हुए व्यक्ति की व्यथा के चित्रण के साथ ही उसके जीवन की विडंबनाओं के मूल कारणों के विश्लेषण की प्रवृत्ति भी दिखाई देती है। यह एक शुभ संकेत है। तो अगर हम देखें तो जलते हुए डैने संग्रह की कहानियों की क्या विशेषता है, साथ ही रथचक्र संग्रह की कहानियों की क्या विशेषता है, इसके संदर्भ में यह तथ्य था। अगला प्रश्न है, समकालीन कहानी लेखकों की तीसरी पीढ़ी की मुख्य विशेषता क्या रही है? सही उत्तर क्या होगा? बी, नई कहानी और कहानी की रूढ़ियों का विरोध कर सामाजिक यथार्थ को व्यक्त करना तीसरी पीढ़ी का मुख्य कार्य कह सकते हैं, यही उनकी मुख्य विशेषता है।
अगला प्रश्न है, हिमांशु जोशी के कहानी संग्रह मनुष्य चिन्ह, जिसका प्रकाशन वर्ष 1976 है, इसके शीर्षक का आधार क्या है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, यानी विविध जीवन संदर्भों में व्याप्त पीड़ा। अगला प्रश्न है, अकहानी के दौर के वे कौन से दो प्रमुख लेखक हैं जो आज भी सक्रिय हैं और जिन्होंने आज की कहानी को प्रभावित किया है? सही उत्तर क्या होगा? ज्ञानरंजन और जगदीश चतुर्वेदी, ये दोनों अकहानी के दौर के दो प्रमुख लेखक हैं जो आज के यानी समकालीन में भी वो उसी तरीके से सक्रिय हैं। ठीक है, संबंधित तथ्य देख लेते हैं। समकालीन कहानी लेखकों की तीसरी पीढ़ी में सामान्यतः वे लेखक आते हैं जिन्होंने नई कहानी और अकहानी दोनों ही की रूढ़ियों का विरोध करके सामाजिक जीवन यथार्थ को व्यक्त करने का प्रयत्न किया है। यहाँ परिचय क्रम में कुछ ऐसे कहानीकार भी उल्लेख किया जा रहा है जो अकहानी के समर्थक और पोषक रहे हैं। यही इसलिए कि एक तो ये लेखक आज भी सक्रिय हैं, दूसरे इन्होंने उस दौर के अपने निर्भीक लेखन से आज की कहानी को एक सीमा तक प्रभावित भी किया है। ज्ञानरंजन और जगदीश चतुर्वेदी ऐसे ही कहानीकार हैं। अगले रचनाकार है काशीनाथ सिंह। ठीक है, तो हिमांशु जोशी से संबंधित इतने ही प्रश्न थे, यानी एक छोटे से पैसेज में उनके विषय में विवरण दिया गया था। ठीक है, तो उसी विवरण के आधार पर मैंने ये प्रश्न तैयार किया तथ्यों के साथ। ठीक है, अगले रचनाकार हैं काशीनाथ सिंह। इनका समय 1936 है। संबंधित प्रश्न है, काशीनाथ सिंह की विचारधारा और लेखन का मुख्य पक्ष क्या है? सही उत्तर क्या होगा? प्रगतिशील चेतना और सामान्य आदमी का पक्षधर होना। तो काशीनाथ सिंह की विशेषता क्या है, लेखन की विशेषता क्या है? एक तो प्रगतिशील चेतना, दूसरा सामान्य आदमी के पक्षधर थे। ठीक है, संबंधित तथ्य देख लेते हैं। प्रगतिशील चेतना के प्रतिबद्ध लेखक हैं। अपने लेखन के प्रत्येक दौर में वे सामान्य आदमी के पक्षधर रहे हैं। नगरीय जीवन के छल छंद से परे उनका सहज ग्रामीण मन अपने खरे स्वभाव के साथ निरंतर उनके साथ रहा है। अगला प्रश्न है, लोग बिस्तरों पर, प्रकाशन वर्ष 1968 और सदी का सबसे बड़ा आदमी, प्रकाशन वर्ष 1986, किसकी कहानी संग्रह है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, काशीनाथ सिंह। संबंधित तथ्य देख लेते हैं, यानी अन्य कहानी संग्रहों को भी देख लेते हैं। काशीनाथ सिंह की अन्य कहानी संग्रह है लोग बिस्तरों पर, प्रकाशन वर्ष 1968, सुबह का डर 1975, आदमी नामा 1978, नई तारीख 1979, कल की फटेहाल कहानियाँ 1980, सदी का सबसे बड़ा आदमी 1986, कविता की नई तारीख 2010 और खरोंच 2014। तो ये सभी कहानी संग्रह काशीनाथ सिंह के कहानी संग्रह हैं। अगला प्रश्न है, काशीनाथ सिंह की कहानियों में मुख्य रूप से किन मूल्यों के टकराव का चित्रण मिलता है? सही उत्तर होगा ग्रामीण और नगरीय जीवन मूल्यों की टकराहट का चित्रण मिलता है इनकी कहानियों में। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। आपकी कहानियों में व्यवस्था द्वारा आम आदमी के शोषण, ग्रामीण और नगरीय जीवन मूल्यों की टकराहट, मानवीय मूल्यों का विघटन और मनुष्य का नैतिक पतन तथा गांवों के बदलते सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य के साथ सहज मानवीय संबंधों के निःशेष होते जाने की पीड़ा का बड़ा ही मार्मिक और प्रभावी चित्रण किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि विचारधारा के अंतर्वर्ती प्रवाह से आपकी कला कहीं भी आक्रांत नहीं हुई है और आपका कहानीकार निरंतर कलात्मक समृद्धि की ओर अग्रसर है। ठीक है, तो ये कहानियों की विशेषता है किनकी? काशीनाथ सिंह की। एक और चीज़, यहाँ पे अगर किसी आलोचक का नाम मेंशन नहीं है तो इट मीन्स क्या है, इसका मतलब साफ है कि जो ये बात है ये पुस्तक से सीधे सीधे ली गई है। तो अब जब कहानी की जो यह काशीनाथ सिंह की कहानियों की ये जो विशेषता है जो पुस्तक में सीधे तौर पे लिखी गई है, तो यह जो विशेषता है वो किनके द्वारा है? रामचंद्र तिवारी के द्वारा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, काशीनाथ सिंह का कहानी संग्रह खरोंच किस वर्ष प्रकाशित हुआ है? सही उत्तर क्या होगा? 2014। ठीक है, याद था। अगले रचनाकार हैं दूधनाथ सिंह। दूधनाथ सिंह का समय है 1936 से 2018। प्रश्न है, दूधनाथ सिंह को विशेष ख्याति उनके किस कहानी संग्रह से प्राप्त हुई जो 1967 में प्रकाशित हुआ है? सही उत्तर क्या होगा? सपाट चेहरे वाला आदमी। तो यह जो कहानी संग्रह है ये किनका है? दूधनाथ सिंह का है और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1967 में है और इसी संग्रह से इन्हें विशेष ख्याति मिली है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। अकहानी आंदोलन के पक्षधर के रूप में सामने आए थे। तो आपको जो संबंधित रचनाकार हैं वो किस कहानी आंदोलन से जुड़े हुए हैं यह भी याद रखना है।
तो कहानी आंदोलन के पक्षधर के रूप में सामने आए थे। 67 में आपका कहानी संग्रह सपाट चेहरे वाला आदमी प्रकाशित हुआ था। इससे आपको विशेष ख्याति प्राप्त हुई थी। आलोचकों ने व्यवस्था के प्रति इसके विद्रोही स्वर को खुलकर दाद दी थी। इनके कुछ अन्य कहानी संग्रह हैं, उनको भी देख लेते हैं, जैसे सुखांत प्रकाशन वर्ष 1971, पहला कदम प्रकाशन वर्ष 1976, माई का शोक गीत प्रकाशन वर्ष 1992, नमो अंधकार प्रकाशन वर्ष 1998, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र 2002, निष्कासन 2002, तूफू 2011, जल मुर्गियों का शिकार 2015। तो ये सभी कहानी संग्रह किनके हैं? दूधनाथ सिंह के। अगला प्रश्न है, दूधनाथ सिंह ने आज के जटिल यथार्थ को व्यक्त करने के लिए किस प्रकार के शिल्प का प्रयोग किया है? सही उत्तर होगा नूतन शिल्प, बाह्य स्थितियों का अभियंत्रीकरण। ठीक है, तो नूतन शिल्प का इन्होंने प्रयोग किया है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। दूधनाथ सिंह ने आज के जटिल जीवन यथार्थ को नूतन शिल्प के माध्यम से व्यक्त करने वाले रचनाकार के रूप में अपनी पहचान बना ली है। आपकी इधर की कहानियों में सहजता और लोकरंग का समावेश उन्हें एक नई पहचान देता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दूधनाथ सिंह की कहानियों में कथ्य के उलझाव का मुख्य कारण क्या बताया गया है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? कहानी का कथानायक के अंतर्जगत और सामाजिक बहिर्जगत के साथ में एक साथ पलना। ठीक है, कहानी का कथानायक के अंतर्जगत और सामाजिक बहिर्जगत में एक साथ पलना, एक साथ चलना। सॉरी, फिर से देख लेते हैं एक बार। दूधनाथ सिंह की कहानियों में कथ्य के उलझाव का मुख्य कारण क्या बताया गया है? कहानी का कथानायक के अंतर्जगत और सामाजिक बहिर्जगत में एक साथ चलना। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। आप आज के जीवन की विसंगति, तनाव, अकेलापन, संवादहीनता और व्यर्थता को व्यक्त करने के लिए बाह्य स्थितियों का अभ्यंतरीकरण करते हैं, अर्थात कहानी कथानायक के अंतर्जगत और सामाजिक स्थितियों के बहिर्जगत दोनों में एक साथ चलती है। इस क्रम में शिल्प का उलझाव स्वाभाविक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कहानी संग्रह दूधनाथ सिंह का है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र प्रकाशन वर्ष 2002। तो ये कहानी संग्रह किनका है? दूधनाथ सिंह का है। अगला प्रश्न है, विजेता, रीछ और कबंध दूधनाथ सिंह की कैसी कहानियां मानी जाती हैं? सही उत्तर क्या होगा? विशेष रूप से चर्चित कहानियां हैं। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। आपकी कहानियों में विजेता, कबंध, रीछ, सुखांत, प्रतिशोध, ये सभी कहानियां किनकी है? अगर प्रश्न पूछा जाए तो दूधनाथ सिंह की है। आदि विशेष रूप से चर्चित हुई हैं। दूधनाथ सिंह ने आज के जटिल यथार्थ को मूर्त करने के लिए नए शिल्प का प्रयोग किया है, इसलिए कभी कभी आपकी कहानियों का कथ्य उलझा हुआ प्रतीत होता है। अगले रचनाकार कौन है? ज्ञानरंजन है। ज्ञानरंजन का समय है 1937। प्रश्न है, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने ज्ञानरंजन की किस कहानी के माध्यम से उनके पुरातनता से आधुनिकता में जाने की चर्चा की है? सही उत्तर क्या होगा? फेंस के इधर उधर। तो इंद्रनाथ मदान ने ज्ञानरंजन की फेंस के इधर उधर कहानी के माध्यम से उनके पुरातनता से आधुनिकता में जाने की चर्चा की है। ठीक है, तो इंद्रनाथ मदान को भी याद रखेंगे और इनकी कहानी ज्ञानरंजन की कहानी फेंस के इधर उधर को भी याद रखेंगे, और इसकी विशेषता पुरातनता से आधुनिकता, इसको भी आप याद रखेंगे। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने आपको आधुनिकता के नए दौर के कहानीकार के रूप में याद किया है। आपकी कहानी फेंस के इधर उधर की चर्चा करते हुए डॉक्टर मदान कहते हैं, ज्ञानरंजन की कहानी फेंस के इधर से निकलकर अब फेंस के उधर चली गई है। पुरातनता से निकलकर आधुनिकता में चली गई है। जहाँ शहर तेजी से बढ़ रहा है, नगरीकरण की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ज्ञानरंजन मुख्य रूप से किस वर्ग के जीवन की विसंगतियों और खोखलेपन को बेनकाब करने वाले कहानीकार हैं? सही उत्तर क्या होगा? मध्यवर्गीय जीवन। ज्ञानरंजन मुख्य रूप से किस वर्ग के जीवन की विसंगतियों और खोखलेपन को बेनकाब करने वाले कहानीकार हैं? सही उत्तर हो जाएगा मध्यवर्गीय जीवन। अगला प्रश्न है, ज्ञानरंजन की किन प्रवृत्ति कहानियों को आलोचकों द्वारा विशेष रूप से सराहा गया है? सही उत्तर होगा घंटा, बहिर्गमन और अनुभव। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। ज्ञानरंजन मुख्य रूप से मध्यवर्गीय जीवन की कुरूपताओं, विसंगतियों और खोखलेपन को निसंग भाव से बेनकाब करने वाले यथार्थधर्मी कहानीकार हैं। नए पुराने मूल्यों और संस्कारों की टकराहट का बड़ा ही सूक्ष्म अंकन और विश्लेषण आपकी कहानियों में मिलता है। आपकी परवर्ती कहानियों में घंटा, बहिर्गमन और अनुभव को विशेष रूप से सराहा गया है। अगला प्रश्न है, ज्ञानरंजन का कहानी संग्रह क्षणजीवी किस वर्ष प्रकाशित हुआ है? सही उत्तर हो जाएगा 1977। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। इनके अन्य कहानी संग्रहों को देख लेते हैं।
ज्ञानरंजन की कहानी संग्रह है वेन्स के उधर उधर, प्रकाशन वर्ष 1968, यात्रा प्रकाशन वर्ष 1971, संजीवी प्रकाशन वर्ष 1977 और सपना नहीं 1977। अगले रचनाकार हैं जगदीश चतुर्वेदी, इनका समय 1933 से 2015 है। प्रश्न है जगदीश चतुर्वेदी किस कहानी आंदोलन के प्रमुख नायकों में से एक माने जाते हैं? सही उत्तर क्या होगा? कहानी से जुड़े हैं ये जगदीश चतुर्वेदी। संबंधित तथ्य है कहानी आंदोलन के उन नायकों में से एक है। अगला प्रश्न है जगदीश चतुर्वेदी की कहानी संग्रह निहंग प्रकाशन वर्ष 1973 का मुख्य विषय क्या है? सही उत्तर क्या होगा? स्त्री पुरुष के बीच लालसा, भोग एवं प्रताड़ना। सही उत्तर क्या होगा? तथ्य देख लेते हैं। इनका पहला कहानी संग्रह जीवन का संघर्ष प्रकाशन वर्ष 1954, उस समय इनकी और लोगों का विशेष ध्यान नहीं गया। उसके बाद इनका कथा संग्रह निहंग 1973 में प्रकाशित हुआ। उस समय इसकी समीक्षा करते हुए हरदयाल ने कहा था। अब आपके लिए यह कथन महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा कि निहंग की विशेष रूप से चर्चा करते हुए हरदयाल ने क्या कहा था? निहंग की 16 कहानियों में से 13 का विषय एक लड़के और एक लड़की, एक पुरुष और एक स्त्री की निकटता के कारण उत्पन्न लालसा, भोग एवं प्रताड़ना है। यानी कि 16 में से 13 कहानियों का जो विषय है उनका विषय एक तरीके से समान है। ठीक है, तो कुल कितनी कहानियां हैं निहंग में, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। और किसने निहंग के विषय में चर्चा की है, तो यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो हरदयाल हो जाएंगे। और कुल 16 कहानियां हैं निहंग कहानी संग्रह में। प्रश्न है बच्चलन बीवियों का द्वीप की तर्ज पर आदिम गंध और डेलिया का फूल किसके संग्रह है? बच्चलन बीवियों का द्वीप की तर्ज पर आदमी गंध और डेलिया का फूल किसके संग्रह है? सही उत्तर होगा जगदीश चतुर्वेदी। इनके अन्य कहानी संग्रह अगर हम देखें जगदीश चतुर्वेदी के, तो जीवन का संघर्ष 1954 में, निहंग 1973 में, अंधेरे का आदमी 1980 में, विवर्त 1981 में, डेलिया का फूल 1995 में और आदिम गंध 1995 में। तो ये सभी कहानी संग्रह जगदीश चतुर्वेदी के कहानी संग्रह है। इन संग्रहों में आपने स्त्री पुरुष के यौन संबंधों का खुलकर चित्रण किया है। इधर की आपकी कुछ कहानियों में सांप्रदायिक मनोवृत्ति के विरोध तथा जीवन में पैसे के बढ़ते हुए प्रभाव का स्वर भी मुखरित हुआ है, किंतु सब मिलाकर आपकी पहचान मुक्त काम संबंधों के साहसिक विश्लेषण और चित्रण करने वाले लेखक के रूप में ही बन सकी है। अगले रचनाकार हैं गिरिराज किशोर, इनका समय है 1937 से 2020। पहला प्रश्न है गिरिराज किशोर की कहानियों को किस जीवन का दस्तावेज माना गया है? सही उत्तर होगा समकालीन शहरी जीवन का। गिरिराज किशोर की कहानियों को किस जीवन का दस्तावेज माना गया है? समकालीन शहरी जीवन का। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। गिरिराज किशोर सभी प्रकार की दलबंदियों से अलग शहरी जीवन की विसंगतियों को उद्घाटित और व्यवस्था के खोखलेपन को उजागर करने वाले कहानीकारों में अग्रणी हैं। अगला प्रश्न है पेपरवेट प्रकाशन वर्ष 1967 है और नीम के फूल प्रकाशन वर्ष 1964 है। किसके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं? सही उत्तर होगा गिरिराज किशोर। पेपरवेट, नीम के फूल किसके प्रसिद्ध कहानी संग्रह है? गिरिराज किशोर के। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। अब तक आपके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जिनमें 4 मोती बेयाब 1963 प्रकाशन वर्ष है, नीम के फूल 1964 प्रकाशन वर्ष है, पेपरवेट 1967 प्रकाशन वर्ष है, रिश्ता और अन्य कहानियां 1969 प्रकाशन वर्ष है, शहर दर शहर 1976 प्रकाशन वर्ष है, हम प्यार कर ले 1980 प्रकाशन वर्ष है, जगतारनी और अन्य कहानियां 1981 प्रकाशन वर्ष है, गाना बड़े गुलाम अली खां का 1985 प्रकाशन वर्ष है, वल्दरोजी 1989 प्रकाशन वर्ष है, यह देह किसकी है 1990 प्रकाशन वर्ष है, आंध्री की प्रेमिका तथा अन्य कहानियाँ 1995 प्रकाशन वर्ष है, हमारे मालिक सबके मालिक 2003 प्रकाशन वर्ष है, दुश्मन और दुश्मन 2010 प्रकाशन वर्ष है। तो ये सभी कहानी संग्रह अब याद रखेंगे गिरिराज किशोर के हैं। अगला प्रश्न है गिरिराज किशोर ने अपनी कहानियों में कार्यालयों की किस स्थिति का खोखलापन उजागर किया है? सही उत्तर होगा
कलरकों और अधिकारियों के अहंकार की टकराहट। संबंधित तथ्य है, आपने अपनी कहानियों में समकालीन शहरी जीवन की कुरूपता को अनेक स्थितियों, संदर्भों और मनःस्थितियों के चित्रण के माध्यम से उजागर किया है। निम्न मध्यवर्गीय परिवारों में रूढ़ियों से जकड़ी नारी की पीड़ा, शिक्षा व्यवस्था की विसंगतियां और उससे उत्पन्न मानसिकता, गरीबी से जूझते हुए निम्न मध्य वर्ग की अभावजन्य कुंठा, कार्यालयों की कार्य पद्धति का खोखलापन तथा कलरकों, बाबुओं एवं अधिकारियों के अहंकार की टकराहट, आज की यांत्रिक एवं उपभोगवादी संस्कृति की अमानवीयता आदि के चित्रण से समृद्ध आपकी कहानियां समकालीन शहरी जीवन का दस्तावेज बन गई हैं। आज के साहित्य में एक खास तरह के आधुनिकता बोध की तलाश करने वाले आलोचकों को भी आपने निराश नहीं किया है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर मदान के अनुसार गिरिराज किशोर की कहानियों का अंदाज कैसा हो सकता है? सही उत्तर होगा फलसफाना यानी दार्शनिक। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान के शब्दों में गिरिराज की कहानी का अंदाज फलसफाना हो सकता है, बयान तरल हो सकता है, लेकिन समकालीन आदमी की इस पहचान में आधुनिकता के बोध से इनकार करना असंगत जान पड़ता है। आपकी कहानियों में अनुभव की विविधता है, आपने निरंतर इस विविधता को सार्थक अभिव्यक्ति देने की कोशिश की है। यह कोशिश ही आपकी कहानियों की निजी विशेषता है। अगला प्रश्न देखेंगे रमेश चंद्र शाह से। रमेश चंद्र शाह का समय यानी जन्म वर्ष है 1937। प्रश्न है, रमेश चंद्र शाह का प्रथम कहानी संग्रह जंगल में आग किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? सही उत्तर होगा 1979। अगला तथ्य देख लेते हैं। इनके कुछ कहानी संग्रह है, 4 कहानी संग्रह हैं इनके रमेश चंद्र शाह के। जंगल में आग 1979, मोहल्ले का रावण 1982, मानपत्र 1992, थिएटर 1998। तो ये चारों कहानी संग्रह हैं रमेश चंद्र शाह के। प्रकाशन वर्ष के साथ आप इन्हें याद करेंगे। अगला प्रश्न है, रमेश चंद्र शाह की कहानियों को मुख्य रूप से किसकी तलाश की कहानियाँ कहा जा सकता है? सही उत्तर होगा मनुष्यता के आधारभूत तत्वों की। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। श्री शाह जीवन के मौलिक प्रश्नों एवं गहन उद्देश्यों को लेकर निरंतर चिंतन करने वाले एक गंभीर विचारक हैं। आपके चिंतनशील व्यक्तित्व की छाप आपकी कहानियों पर भी देखी जा सकती है। आज के यांत्रिक जीवन और विद्रूप व्यवस्था के बीच मनुष्य को बचाए रखने वाले जीवन मूल्यों की ओर संकेत करना प्रत्येक संवेदनशील रचनाकार का धर्म है। श्री शाह इस रचनात्मक दायित्व के प्रति सजग और सतर्क हैं। कहा जा सकता है कि उनकी कहानियां मनुष्यता के आधारभूत तत्वों की तलाश की कहानियां हैं। इन कहानियों में आप प्रेम, आस्था, मासूमियत, सहानुभूति, सौहार्द, मानवीय विश्वास आदि का साक्षात्कार करते हैं। जीवन की सहजता को आक्रांत करने तर्कहीन आडंबरों और अनुष्ठानों के विरुद्ध रचनाकार की आवाज़ सुन सकते हैं और व्यवस्था की विडंबनाओं से जूझते हुए मनुष्य को पहचान सकते हैं। नारी जीवन की यातना के एहसास से विचलित और शुद्ध हो सकते हैं और सतह पर प्रवाहित नैतिक जीवन की आपाधापी के दबाव से अलग जीवन के अर्थ के अन्वेषण में रत रचनाकार की तत्वान्वेषणी दृष्टि से प्रभावित होकर उसकी निजता और विशिष्टता को सराह सकते हैं। निश्चय ही श्री शाह एक विवेकनिष्ठ मूल्यान्वेषी रचनाकार के रूप में स्मरणीय है। अगला प्रश्न है, रमेश चंद्र शाह किस प्रकार के रचनाकार के रूप में स्मरणीय है? सही उत्तर होगा विवेकनिष्ठ मूल्यान्वेषी रचनाकार। अगला प्रश्न है, मोहल्ले का रावण प्रकाशन वर्ष 1982 किसका कहानी संग्रह है? सही उत्तर होगा रमेश चंद्र शाह। अगले रचनाकार हैं गंगा प्रसाद विमल। इनका समय 1939 से 2019 है। प्रश्न है, गंगा प्रसाद विमल को किस कहानी आंदोलन का पुरस्कर्ता या प्रवर्तक माना जाता है? तो गंगा प्रसाद विमल को कहानी का प्रवर्तक माना जाता है। प्रश्न दूसरा है, इंद्रनाथ मदान के अनुसार गंगा प्रसाद विमल कहानी के माध्यम से किन सवालों को उजागर करते हैं? सही उत्तर क्या होगा? आंतरिक अकेलेपन, खालीपन और अस्तित्व के विराट भय को उजागर करते हैं। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। इंद्रनाथ मदान के शब्दों में गंगा प्रसाद विमल, जो शायद कहानी आंदोलन के नेता माने जाते हैं, आंतरिक अकेलेपन, आंतरिक खालीपन, इंसान के एकांत, अस्तित्व के विराट भय के सवालों को लेकर कहानी के चेहरे को उजागर करते हैं।
यूँ डॉक्टर मदान यह मानते हैं कि विमल की अपनी कहानियों को आधुनिकता की दृष्टि से पहचानना बेहतर होगा। वे कहते हैं, ये आवश्यक नहीं कि कहानी पर इनकी बहस इनकी कहानी से मेल खाती हो। ठीक है, तो कहानी आंदोलन के विषय में जो भी कुछ इन्होंने कहा है, यानी गंगा प्रसाद विमल ने जो कहा है, वो इन्हीं की कहानियों से मेल खाती हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये इंद्रनाथ मदान का कहना है। तथ्य आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, गंगा प्रसाद विमल का कहानी संग्रह है विध्वंस, यह किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1965 में प्रकाशित हुआ था विध्वंस, गंगा प्रसाद विमल का कहानी संग्रह। अन्य कहानी संग्रहों की अगर हम बात करें तो विध्वंस का समय 1965 है, शहर में 1966 प्रकाशन वर्ष है, बीच की दरार 1968 प्रकाशन वर्ष है। इस तक इनकी अपनी कहानी के चेहरे की पहचान आधुनिकता की दृष्टि से करना बेहतर होगा। पिछले 3 दशकों में आपके अतीत में कुछ प्रकाशन वर्ष 1972, कोई शुरुआत 1973 प्रकाशन वर्ष, खोई हुई थाती 1995 प्रकाशन वर्ष। तो ये 6 कहानी संग्रह किनके हैं? गंगा प्रसाद विमल के हैं। अगला प्रश्न है, गंगा प्रसाद विमल के परवर्ती संग्रहों जैसे खोई हुई थाती में किस पक्ष को महत्व देने की प्रवृत्ति मिलती है? सही उत्तर क्या होगा? आधुनिकता के सकारात्मक पक्ष को इसमें महत्व दिया गया है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। इन कहानियों में आधुनिकता के सकारात्मक पक्ष को महत्व देने की प्रवृत्ति लक्षित होती है। जैसे अगर हम देखें, इनके प्रारंभिक यानी पूर्ववर्ती कहानी संग्रहों में आधुनिकता की प्रवृत्ति दिखाई देती है, वहीं अगर हम परवर्ती रचनाओं में देखें तो सकारात्मक पक्ष को उजागर किया गया है। अगले रचनाकार हैं गोविंद मिश्र। गोविंद मिश्र का जन्म वर्ष है 1939। प्रश्न है, गोविंद मिश्र की कहानियों में मुख्य रूप से किस वर्ग का पूरा जीवन प्रतिबिंबित होता है? सही उत्तर क्या होगा? आज का मध्य वर्ग। तथ्य है, विविध जीवन संदर्भों की विरूपताओं को उकेरने वाले आधुनिक दृष्टि संपन्न चर्चित कहानीकार हैं। आपकी कहानियों में आज के मध्य वर्ग का पूरा जीवन प्रतिबिंबित होता है। अगला प्रश्न है, गोविंद मिश्र का प्रथम कहानी संग्रह नए पुराने माँ बाप कब प्रकाशित हुआ है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1973। अगला प्रश्न देखने से पहले इनके कहानी संग्रहों को देख लेते हैं। इनके कुल 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। नए पुराने माँ बाप प्रकाशन वर्ष 1973, अंतःपुर 1976, रगड़ खाती आत्माएं 1978, धांसू 1978, अपाहिज 1980, खुद के खिलाफ 1981, खाक इतिहास 1984, पगला बाबा 1987, आसमान कितना नीला प्रकाशन वर्ष 1992, हवाबाज प्रकाशन वर्ष 1998, मुझे बाहर निकालो 2004, नए सिरे से 2013, मंदिर गांव किनारे 2019। अगला प्रश्न है, गोविंद मिश्र की कहानियों में विचारधारा के अभाव ने उनकी रचना दृष्टि को कैसा बना दिया? सही उत्तर होगा यथातथ्यवादी यानी रियलिस्टिक। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। संबंधों का अजनबीपन, पीढ़ियों का अंतराल और उससे उत्पन्न तनाव, राजनीतिक अवमूल्यन और भ्रष्टाचार, दफ्तरों की यांत्रिकता और भ्रष्टाचार, शिक्षा पद्धति की जड़ता, शिक्षित मध्यवर्ग की कुंठा और स्नॉबरी, टूटते हुए मूल्यों की पीड़ा, यह सब कुछ आपकी कहानियों में सजीव होता है। यह होने पर भी यह नहीं कहा जा सकता कि आप किसी विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध हैं। विचारधारा के अभाव ने आपकी रचना दृष्टि को यथातथ्यवादी बना दिया है। आपको सामाजिक विसंगतियों और अंतर्विरोधों की पहचान तो है, लेकिन समाज को बेहतर बनाने के लिए आप किसी विकल्प की ओर संकेत नहीं करते। आज के यांत्रिक जीवन के बरक्स आप मानवीय संवेदनशीलता को अवश्य महत्व देते प्रतीत होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गोविंद मिश्र के किस नवीनतम संग्रह में 11 कहानियां संग्रहित हैं जिनमें मानव जीवन का दुख दर्द व्यक्त हुआ है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? मुझे बाहर निकालो। इस कहानी संग्रह में कुल 11 कहानियां संग्रहित हैं। तथ्य देख लेते हैं। मुझे बाहर निकालो गोविंद मिश्र की कहानियों का नवीनतम संग्रह है। इसमें कुल 11 कहानियां संग्रहित है। प्रथम 8 कहानियां वर्तमान जीवन की अलग अलग स्थितियों से जुड़ी होने पर भी अपनी बुनियादी विशेषताओं के कारण सार्वकालिक कही जा सकती हैं। अंतिम 3 कहानियों में व्याप्त अंतःसूत्रता को देखते हुए उन्हें एक ही कहानी का विस्तार कहा जा सकता है। यूँ देखा जाए तो सभी कहानियों में मानव जीवन का दुख दर्द ही व्यक्त हुआ है। अगला प्रश्न है। रगड़ खाती हुई आत्माएं प्रकाशन वर्ष 1978 और आसमान कितना नीला है प्रकाशन वर्ष 1992 किसकी कहानी संग्रह है? सही उत्तर होगा गोविंद मिश्र। अगला प्रश्न है। पीढ़ियों का अंतराल, दफ्तरों की यांत्रिकता और शिक्षित मध्य वर्ग की स्नॉबरी किसकी कहानियों की प्रमुख विषय है?
सही उत्तर क्या होगा? गोविंद मिश्र। अगले रचनाकार हैं महीप सिंह। महीप सिंह से प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।